देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। नमस्कार, 3:30 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के खिलाफ बीजेपी के हल्ला बोल की। रेलगेट और कोलगेट को लेकर बीजेपी ने पीएम पर हमले तेज कर दिए हैं। 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद आज बीजेपी ने सड़क पर उतरकर मांग की कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस्तीफा दें। बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम आज प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि उन्हें रोक दिया गया बीच में तुगलक रोड पर ही, लेकिन कुछ कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास के करीब पहुंचने में कायम रहे, जहां पर जमकर नारेबाजी हुई और जमकर प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं की अगुवाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर कर रहे थे। अलग अलग तरीके से इस प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने
अपने गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पानी की बौछार से इस भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे। कोशिश उनकी होती रही कि किसी तरह वो प्रधानमंत्री आवास के गेट तक पहुंच जाए, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी और इस मुस्तैदी की वजह से प्रधानमंत्री आवास के गेट तक पहुंचने से कार्यकर्ताओं को रोका जा सका। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पूरी भीड़ पूरे दमखम के साथ यहां पर जुटी थी और इस प्रदर्शन के दौरान जहां कार्यकर्ताओं ने यूपीए 2 सरकार की शव यात्रा निकाली, वहीं अलग अलग जरियों से अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। सीधे तौर पर आरोप लगाया गया कि जो मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है वो दरअसल पीएम को बचाने के लिए दिलवाया गया है। आपको बता दें, कल ही बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इस बात के संकेत दे दिए थे कि बीजेपी इस मसले पर चुप बैठने वाली नहीं है और आने वाले दिनों में बीजेपी जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री पर हमला बोलने जा रही है। कल ही उन्होंने कहा था कि अश्विनी कुमार की बलि चढ़ाकर प्रधानमंत्री को बचाया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले रेल मंत्री पवन बंसल और कानून मंत्री के तौर पर अश्विनी कुमार ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। कल अश्विनी कुमार की सफाई भी आई थी, लेकिन उस सफाई का भी कोई असर बीजेपी के तेवर पर नहीं हुआ है। तलखी अभी तक बीजेपी की बरकरार है। सीधे तौर पर अब बीजेपी निशाना साध रही है पीएम पर। बीजेपी का कहना है कि पीएम को भी जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि इन दोनों मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर, पवन बंसल और अश्विनी कुमार के इस्तीफे को लेकर संसद में भी खासा हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया था। इसी की वजह से 2 दिन पहले ही संसद बजट सत्र के दूसरे चरण को 2 दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया और उसके 2 दिन बाद अश्विनी कुमार और पवन बंसल का इस्तीफा होता है। बीजेपी ने इस पर भी नाराजगी जताई है। इस पर भी सवाल बीजेपी उठाती रही है कि 2 दिन बाद इस्तीफा क्यों करवाया गया, और अब बीजेपी के निशाने पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। और सीधे हम अब रुख करेंगे, संवाददाता अरुण धांटा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। अरुण, आज हमने देखा तेवर बीजेपी कार्यकर्ताओं का, और क्या यह माना जाए कि आने वाले दिनों में यही तेवर बरकरार रहने वाले हैं? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरह से आज हमने भाजपा का जो पूरा आंदोलन था, युवा मोर्चा का अनुराग ठाकुर की अगुवाई में, उन्होंने आज साफ कर दिया था। जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना था कि अब जनता जाग चुकी है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 दिनों में अगर हम देखें, जो कुछ चीजें हुई हैं, जो पुराने करप्ट मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया है, नए मंत्रियों ने उनकी जगह ली है। ऐसे में भाजपा जो है वो पूरा क्रेडिट ले रही है कि जिस तरह से अश्विनी कुमार का इस्तीफा और पवन कुमार बंसल का जो इस्तीफा हुआ है वो कहीं ना कहीं भाजपा ने ही दबाव बनाया था, चाहे वो संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो। लेकिन अब जो मेन टारगेट है वो है प्रधानमंत्री, क्योंकि भाजपा का ये साफ कहना है कि जो इसमें मेन कल्प्रिट है वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, और क्योंकि उस समय वो कोल मंत्रालय जो है वो भी उनके पास था, और ऐसे में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। जिस तरह से अश्विनी कुमार और पवन कुमार बंसल इस्तीफा नहीं दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं कारण ये था कि अगर वो लोग इस्तीफा देते हैं तो अगला निशाना जो है प्रधानमंत्री होगा, और वही हुआ। जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने आज साफ कर दिया है कि संसद के अंदर तो हमने लड़ाई लड़ी हुई है, लेकिन अब समय आ चुका है संसद के बाहर भी सड़कों पर आने का, और आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो पूरा हफ्ता है ये शेमलेस वीक जो है वो कहा जाएगा, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में जिस तरह की अरुण खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी अब जेल भरो आंदोलन की शुरुआत भी करने जा रही है इस मसले को लेकर, और ये जेल भरो आंदोलन 27 मई से 3 जून के बीच जारी रहेगा। क्या यह माना जाए कि इसकी शुरुआत एक तरीके से आज कर दी गई है, और अब 27 मई से 3 जून की जो तारीख सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कहना है बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल सही कहा आपने, शुरुआत इसकी हो चुकी है। आज युवा मोर्चा ने जिस तरह का इस आंदोलन की अगुवाई की है, अनुराग ठाकुर की अगुवाई में, जो राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष है बीजेपी के, और इन्हें साफ कर दिया है ये सिर्फ आंदोलन युवा मोर्चा तक सीमित नहीं रहेगा। जो अन्य नेता है राष्ट्रीय लेवल के भाजपा के, वो भी इस आंदोलन में जो हिस्सा लेंगे। जिस तरह की बात की 27 तारीख से 3 तारीख तक रहेगा। लेकिन अब जो भाजपा के अंदर का मूड है, क्योंकि देखिए जिस तरह से भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा, कर्नाटका में उनकी सरकार गई है, कांग्रेस की सरकार बनी, और उसी दिन कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब अश्विनी कुमार को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई थी सरकार को। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये हम देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि कर्नाटका वो हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा देना, और उनके पास अब जो एक नया प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिल चुका है प्रधानमंत्री को घेरने का, और वही उनके पास अब जो लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि अपनी सरकारें वो खोते जा रहे हैं, जहां जहां उनकी सरकारें, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, अब कर्नाटक हो। ऐसे में लोकसभा चुनाव बहुत अहम है, और बाकी जब में चुनाव होने वाले राज्यों के, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। अरुण, बहुत
बहुत संक्षेप में आपसे अब मैं ये जानना चाहूंगा, आज ही ब्लॉग पर लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा है बीजेपी के वरिष्ठ नेता की कर्नाटक में जो हार हुई है बीजेपी की वो अपेक्षित थी, उससे उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, नैतिक मूल्यों का पतन हुआ था। और आज प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है, हल्ला बोला गया है बीजेपी की तरफ से, क्या यह माना जाए कि अब पार्टी पूरी तरीके से कर्नाटक की हार को भुलाकर डैमेज कंट्रोल में जुट गई है? कर्नाटक का मसला कहीं बाकी राज्यों में असर न डाल दे, इसकी पूरी कवायद पार्टी ने अब शुरू कर दी है, चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो या फिर सड़कों की बात हो। जाहिर तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह से भाजपा को नुकसान हुआ है, हालांकि भाजपा के तमाम नेता है वो अब ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद थी कि शायद इस बार जो है वो अपने आप को पावर में रिटेन ना कर सके, लेकिन अगर ये चीज देखनी अहम ये है कि भाजपा के किसी भी नेता ने चुनाव से पहले, चुनाव के नतीजे आने से पहले ये कहा नहीं था। हालांकि बाद में इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वहां पर जो है कुछ आंतरिक कलह था, उसके चलते जो है वो भाजपा अपनी सरकार को वहां बरकरार नहीं रखता। लेकिन चुनाव से अगर हम पहले देखें तो सभी लोग ये कह रहे थे, भाजपा के जितने तमाम बड़े नेता थे उनसे बातचीत की थी तो उनका ये कहना था कि नहीं, हम जो है बहुत अच्छी कंडीशन में है, कर्नाटका में कांग्रेस के भ्रष्टाचार लोगों के सामने है, वो जो है कांग्रेस को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम पहलू पर बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है और बीजेपी ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये तो महज एक शुरुआत है और इस शुरुआत को किया है भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अनुराग ठाकुर की अगुवाई में। लेकिन आने वाले दिनों में बीजेपी के आला नेता भी इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे और जो कि जानकारी अरुण ने दी कि आने वाले दिनों में यानी कि मई के आखिरी हफ्ते में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी जो जून तक चलेगा। तमाम पहलुओं पर इस विरोध प्रदर्शन पर हमारे संवाददाता अरुण ने बातचीत की अनुराग ठाकुर से। आइए सुनते हैं क्या कहा अनुराग ठाकुर ने। सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं, अब आप प्रधानमंत्री घर तक विराज करने जा रहे, क्या लगता है कैसे होगा? निश्चित तौर पर हमारा जवाब जो संसद के अंदर हमारे नेताओं ने सुषमा स्वराज जी और उनको प्रधानमंत्री ने बनाया है, इसके कारण मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है। और सड़कों पर जब युवा मोर्चा उतरा है बेशर्म सत्ता लेकर और कांग्रेस को दिखाया कि बेशर्म की सत्ता बनी हुई है, इसका विराट कांग्रेस पर बना है। लेकिन एक मंत्रियों को जाने तो कुछ नहीं होगा, ये भ्रष्टाचार कांग्रेस है उसकी जब तक नाभि पर वार नहीं करेंगे तो उसकी नाभि से संसद है, प्रधानमंत्री है, उन पर वार करने से भ्रष्ट सरकार जाएगी। मतलब अब आपका अगला टारगेट जो है प्रधानमंत्री है, आप अगर इलेक्शन चाहते हैं निश्चित तौर पर। लेकिन अनुराग जी बात करें जिस तरह कर्नाटक चुनाव में जो है उसके बावजूद इतने आरोप लगने के बावजूद कांग्रेस वहां जीती है। आप यहाँ देखिए आजादी का है युवाओं में ये जोश इसलिए है क्योंकि आज का युवा निराश और हताश है और उसका कारण कांग्रेस का युवा। अनुराग जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ये कहना है कि सिर्फ भाजपा जो है वो लोगों को एक झूठी तस्वीर दिखा रही है। मुझे लगता है कांग्रेस को जो आत्मचिंतन करना चाहिए। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लोक लाज से लोकतंत्र चलता है, शायद कांग्रेस को लाज बची नहीं और बेशर्मी के साथ ये राज कर रहे हैं। इसलिए आत्मचिंतन कांग्रेस करे ना करे, लेकिन देश के युवाओं को चिंता है, इसलिए हम सड़कों पर उतरे। कब तक आपका ये आंदोलन जारी रहेगा? तो बेशर्म सत्ता हम मना रहे हैं, बेशर्म कांग्रेस सरकार के खिलाफ और इस बेशर्मी की हद करने वाली कांग्रेस पार्टी के खिलाफ यह आंदोलन चलता रहेगा। ये हमारे साथ युवा मोर्चा की अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, जिनका साफ कहना है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा जब तक उसकी आवाज नहीं पूछे, जब तक प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा नहीं देते। कैमरा मैन प्रशांत के साथ अरुण भावना, चैनल 1 दिल्ली। और वहीं मंत्रियों के इस्तीफे को देरी को लेकर समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे के बाद जिस तरीके से देश की सियासत में भूचाल आया है उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल जी। नरेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नरेश जी, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, 1 घंटे के अंदर 2 मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, उसे आप किस नजर से देख रहे हैं और क्या इसको आप मानते हैं कि सही कदम उठाया गया है? एक तरीके से अपरिपक्वता से कहेंगे हम। अगर यही काम करना था तो इतने दिनों बाद क्यों किया गया, जिसके कारण लोकसभा भी नहीं चली, राज्यसभा भी नहीं चली, तमाम देश के कामों को नुकसान हुआ। आप लोगों ने ये भी क्रिटिसाइज किया कि कितने करोड़ रुपया दोनों सत्र पे खर्च हो गए लेकिन कोई काम नहीं हुआ। तो अगर ये निर्णय लेना था तो तभी ले लेते, तो कम से कम सत्र तो चलता। हम नहीं समझते कांग्रेस ने इतनी या तो निर्णय की स्थिति कांग्रेस नहीं है या कांग्रेस इस समय दिशाहीन हो गई है, इसी कारण तो ऐसा कुछ है। नहीं तो ये कौन सा नया निर्णय था
जब पूरा देश उसमें मांग कर रहा था तो इसको उसी समय उन्हें निर्णय ले लेना चाहिए। और मैं इससे कोई इसको बड़ा उचित कदम नहीं मानता हूँ, जल्दी हुआ निर्णय नहीं मानता हूँ। सीबीआई पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है उसको लेकर आप किस नजर से देख रहे हैं? सीबीआई का कितना इस्तेमाल कर रही है? जो आरोप लगाया जा रहा है कि सीबीआई विपक्ष की तरफ से कि सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस या यूपीए गवर्नमेंट, इसे आप कितना जायज और कितना सही मानते हैं? देखिए, ये तो हम सबकी भी हरदम ये हम लोग का कहना रहा है कि सीबीआई के दो मानक रहते हैं, रूलिंग पार्टी के नेताओं के लिए अलग मानक और विपक्ष के नेताओं के लिए अलग मानक। इतने देर मैं देख रहा हूं कि एक भी सीबीआई को किसी कारण में कांग्रेस का नेता नहीं मिला। और फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे हरियाणा, जहां रोहतक में एक आश्रम को लेकर काफी बवाल आज हुआ है। हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूरी डिटेल्स आपको देंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे? आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। हरियाणा में रोहतक के करौंथा में एक आश्रम पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई है। इस झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई। बवाल इतना जबरदस्त हुआ कि इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। 2 गुटों के बीच ये पथराव इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी स्थानीय लोग नहीं चाहते थे कि करौंथा का सतलोक आश्रम संत रामपाल को सौंपा जाए। वहीं इस बवाल को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। लगभग 1500 अनुयायी आश्रम के अंदर हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी हैं, जिन्हें बंधक बनाया हुआ है और इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सीधे हम रुख करेंगे, संवाददाता रामचंद्र लठवाल हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं और जानकारी देने के लिए। राम, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस समय हालात कैसे हैं? जी, हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और लगातार जिस तरह से पुलिस और आश्रम के जो लोग हैं उनके बीच में जो सुबह से तनाव बना था वो लगातार अभी स्थिति वैसे काबू बनी हुई है। लेकिन जिस तरह का बोझिल यहाँ पे वातावरण है उसको लेके पुलिस प्रशासन और तमाम जो आसपास के गांव के लोग हैं वो सभी एक ये आश्रम को लेकर पूरा विवाद है क्या? क्यों एक पक्ष चाहता है कि आश्रम खाली ना हो? देखिए,
जो कुछ फॉलोअर्स हैं संत सतलोक आश्रम के जो संत हैं, संत रामपाल के, वो नहीं चाहते कि किसी तरह का जो है इसको लेके विवाद हो, लेकिन जो स्थानीय गांव है उसके आसपास के जो लोग हैं वो आर्य समाज की जिस तरह से मतांतर हुआ है इनका आपस में, जिस तरह से बात कही जा रही है कि आर्य समाज की जो बातें उनके जो फॉलोअर हैं उनमें कहीं ना कहीं मतों का अंतर रहा, ये भी बातें सामने आई हैं। और जिस तरह से पूरे आश्रम को लेके मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक गया है और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसको लेके आया है कि इसका संचालन जो है संत रामपाल को सौंप दिया जाए, उसको लेके प्रशासन को निर्देश भी जारी हो चुके हैं। इसी निर्देश को लेकर लोगों ने कहीं ना कहीं 12 तारीख का अल्टीमेटम रखा था कि वो इस जो आश्रम है उसका संचालन नहीं करने देंगे, और आरोप ये लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो समाज विरोधी गतिविधियां इस आश्रम से संचालित होते हैं उनको लेके लोगों में गुस्सा है। जी, सवाल यहां पर यह उठता है, क्या स्थानीय पुलिस और प्रशासन को हालात की जानकारी नहीं थी? 2 लोगों की मौत हो गई इस पूरे बवाल के अंदर, इतनी आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, क्या हालात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी? क्या बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस कदर हालात बिगड़ जाएंगे? देखिए अनंत, पूरी तरह से हालत का अंदाजा पुलिस प्रशासन को था। 2006 की बात मैं आपको बताऊं तो उस टाइम पे किसी तरह का वायलेशन हुआ था जिसमें जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने आश्रम के अंदर प्रवेश कर दिया था और काफी बड़ी झड़प उस दौरान पेश आई थी। 2 लोगों की मौत उस समय हो गई थी और आज गनीमत ये रही कि पुलिस प्रशासन की चौकसी की वजह से लोगों को आश्रम के आसपास तक नहीं जाने दिया गया और उसी जद्दोजहद में कहीं ना कहीं पुलिस के साथ संघर्ष में आज 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से 2 लोगों की मौत की खबर अभी आई है और काफी लोग इस पूरे प्रकरण में घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने जिस तरह का प्रोटेस्ट किया है उसमें कई बसों को नुकसान पहुंचा है और एक शराब के ठेके में और स्कूल में आग लगा दी गई है। हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर अभी आई है। जी, खबर यह भी आ रही है कि करीब 1,500 लोग आश्रम के अंदर मौजूद हैं। उनका स्टेटस क्या है? क्या वो बंधक बनाए गए हैं या फिर अपनी मर्जी से ही मौजूद हैं? और तमाम तरह की दिक्कतें भी बताया जा रहा है कि उनको पेश आ रही हैं, तो इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जी, सतलोक आश्रम जो है इसके संत रामपाल के जो फॉलोअर हैं वो इस आश्रम में हैं और बाहर पे जो भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई थी, जिस भीड़ ने तोड़फोड़ की है, बसों में आग लगाई है, आगजनी की है और पत्थरबाजी जिस भीड़ ने की है, वो और पुलिस आमने सामने बने हुए हैं। स्थिति पूरी तरह तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल पूरी तरह शांत है। किसी तरह का कोई तोड़फोड़ की किसी घटना को अंजाम नहीं दिया जा रहा, लेकिन अंदेशा ये जताया जा रहा है कि और कुछ लोग अभी इकट्ठे यहाँ पे हो सकते हैं और उसके बाद कोई वायलेशन ना हो जाए, इस बात का अंदेशा स्थानीय नागरिक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो जैसा रामचंद्र बता रहे थे कि हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, पुलिस बल भारी संख्या में वहां पर तैनात है। फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान चुनाव की, जिसमें नवाज शरीफ की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और यह तय माना जा रहा है कि अब उनकी अगुवाई में ही सरकार बनने जा रही है। पाकिस्तान में तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, बात करेंगे पाकिस्तान चुनाव की। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1।
खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ अब तीसरी बार देश का नेतृत्व संभालने के लिए लगभग तैयार हैं। अब तक आए अनौपचारिक परिणामों के मुताबिक नवाज की पार्टी ने अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ मजबूत स्थिति हासिल कर ली है। आज सुबह से ही आ रहे चुनाव परिणामों के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता नवाज शरीफ ने अपने अन्य प्रतिद्वंदियों को मात देकर सत्ता की ओर अपना रुख किया हुआ है और लगातार वो इसके करीब पहुंच रहे हैं। अभी तक नेशनल असेंबली के 152 सीटों के परिणाम आ चुके हैं, जिनमें से पीएमएल-एन को 86 सीटें, क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को 21 सीटें, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 15 सीटें, निर्दलीय उम्मीदवारों को 9 सीटें, एमक्यूएम पार्टी को 8 सीटें, जेयूएलएफ पार्टी को 4 सीटें, जमात इस्लामी को 2 सीटें, पख्तूनवा मिल्ली अवामी पार्टी को 2 सीटें और अन्य को 5 सीटें मिली हैं। यानी कि अगर हम नॉन पार्टियां जो हैं पाकिस्तान की उनको, उनके नंबर्स को अगर देखें तो पीपीपी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अच्छा प्रदर्शन नहीं रहने वाला है इस बार चुनाव में उसका, लेकिन इतना खराब प्रदर्शन रहेगा इसका भी अनुमान नहीं था। जहां तक अभी तक आए परिणामों का सवाल है तो उसके मद्देनजर इमरान खान की पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहां उभरती हुई नजर आ रही है और नवाज शरीफ इस समय दौड़ में सबसे आगे बने हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि 342 नेशनल असेंबली की सीटों में से क्या वो 172 का जादुई आंकड़ा हासिल कर पाएंगे। आपको बता दें कि 272 के लिए चुनाव होते हैं, 70 आरक्षित सीटें होती हैं, जिनमें से 60 महिलाओं के लिए, 10 अल्पसंख्यकों के लिए, और जो पार्टी इन 272 में से सबसे ज्यादा सीटें जीतती है उसके अनुपात में आरक्षित सीटें उसे अलॉट कर दी जाती हैं। तो इस पूरे समीकरण को देखने के बाद आप देखना यह है क्या 172 सीटें उनके पास आ पाती हैं अपने दम पर सरकार बनाने के लिए, ये अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। बहरहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जेआर शरण इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। शरण साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार यही कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ सबसे अहम दावेदार हैं इस बार प्रधानमंत्री पद के लिए, चुनाव में सबसे बड़े दावेदार हैं वो जीत के, लेकिन क्या वो अपने बूते सरकार बना पाएंगे? अब तक जो रिजल्ट आए हैं उनके मद्देनजर क्या ये कहा जा सकता है या फिर एक फ्रेजाइल कोalition सामने आएगा? नहीं, देखिए 130 सीट्स ऑलरेडी उनको आ चुके हैं जी, और मुझे लगता है कि वो उसके आसपास तो आंकड़े आ ही जाएंगे उनको। और जिस तरह से वोटिंग पैटर्न हो रहा है या रिजल्ट्स जो आ रहे हैं सुबह से जो हम देख रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है, उससे तो लगता है कि वो पहुंच जाएंगे, उनको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बहुत ही डेवलपमेंट है वो मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि सुबह से नंबर 2 इमरान खान की पार्टी बनी हुई थी और लोग कह रहे थे कि इमरान खान इस बार कुछ कर दिखाएंगे। उन्होंने जरूर किया, उनकी सीटें बढ़ी हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो बेनजीर भुट्टो वाली पार्टी है, जो जरदारी की पार्टी, वो नंबर 2 पे बनी हुई है।
जी बिल्कुल, और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि जब रिजल्ट्स आए थे तो उस समय आंकड़ा 21-18 का था, लेकिन अब तस्वीर, क्योंकि जब काउंटिंग होती है तो तस्वीर धीरे धीरे बदलती भी है, और तस्वीर अब लगता है कि ये बदल रही है। हमने कर्नाटक चुनाव में भी देखा था, लग रहा था कि बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक जाएगी, लेकिन शाम होते होते तस्वीर पूरी तरह बदल गई और ऐसा लगता है कि दर्शकों ने वोटर्स ने उतना अविश्वास नहीं किया होगा पीपीपी के ऊपर, जो फिलहाल अभी सामने हमारे आंकड़े हैं कि पीपीपी इस समय 35 सीटें उसकी झोली में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम आपको बता दें कि इसमें जीती हुई सीटें भी शामिल हैं और जिन सीटों पर पीपीपी आगे चल रही है वो सीटें भी शामिल हैं। शरण साहब, जब भी पाकिस्तान में सरकार का जिक्र होता है, सत्ता परिवर्तन का जिक्र होता है, तो भारत के संदर्भ में बात करना लाजमी हो जाता है। शरीफ साहब के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, ये तो तय हो चुका है, लेकिन भारत के नजरिए से देखें तो कितना इंपॉर्टेंट रहा यह चुनाव और कितना इंपॉर्टेंट है सत्ता परिवर्तन? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम आशा लेके आगे बढ़ते हैं और वो आशा जरूर कुछ ना कुछ अच्छी करेगी, ये हमें है, क्योंकि शरीफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है भारत के रिलेशनशिप को लेके। अगर हम लोग को याद हो तो कारगिल इन्हीं के नेतृत्व में शुरू हुआ था, जो बाद में, हालांकि इसमें मतभेद रहा है कि मुशर्रफ क्लेम करते रहे हैं कि उन्हें गर्व है इस बात के ऊपर, और शरीफ जो है सीधे सीधे कुछ भी कहने से बचते रहे, उन्होंने साफ तौर पर आज तक कुछ भी नहीं कहा खुलकर इस बारे में। नहीं, लेकिन उस समय वो आर्मी के बॉस थे तो उनका वो भी कहना लाजमी है। लेकिन इस बार शायद मैच्योर्ड और इतने दिन आउट ऑफ पावर रहने के बाद जी शायद नवाज शरीफ को ये लगे कि इंडिया से उनका जो रिलेशनशिप है वो इंप्रूव होना चाहिए, और इंडिया के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर आज के तारीख में आप देखिए तो किसी भी नेबर से हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, चाहे वो नेपाल ही क्यों ना हो, चाहे वो भूटान ही क्यों ना हो, चाहे वो श्रीलंका क्यों ना हो, चाहे अफगानिस्तान क्यों ना हो, चाहे पाकिस्तान क्यों ना हो। इसलिए इंडिया के एंगल से भी अगर देखा जाए तो हमें पाकिस्तान से अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना हमारे लिए भी उतना ही अच्छा है जितना शायद पाकिस्तान के लिए। जी, और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन की जब बात होती है तो वहां के अंदरूनी हालात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। शरण साहब, आप भी इस बात से सहमत होंगे। अब देखना यह होगा कि वहां पर कट्टरपंथी ताकतें कितना फलती फूलती हैं, या फिर नवाज शरीफ उनको लेकर क्या रवैया अपनाते हैं, इस पर ही बहुत कुछ डिपेंड करेगा भारत और पाकिस्तान के रिलेशन के मद्देनजर। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये इलेक्शन एक मामले में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है कि कल सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होने के बावजूद पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट इस बार हुआ है जी। एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसमें लोगों ने, आम जनता ने कम से कम ये दिखा दिया है कि वो जो टेररिस्ट लोग हैं या जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके खिलाफ हैं, उन्हें शांति, अमन, चैन चाहिए, और इसीलिए वोटिंग डाल रहे हैं। और शायद जहां तक मेरा याददाश्त जा रहा है कि पहली बार ऐसा होगा कि जब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जी बिल्कुल दूसरे इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सत्ता देगी। ये पहला मौका है पाकिस्तान के इतिहास में, लगातार हम कल से यही बात कर रहे हैं कि पहला मौका है पाकिस्तान के इतिहास में कि जब एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार ने 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया है, और यह पहला मौका है जब एक लोकतांत्रिक सरकार ही दूसरी लोकतांत्रिक सरकार को सत्ता का हस्तांतरण करेगी, वरना हमेशा मिलिट्री का इंटरवेंशन होता रहा है। 3 बार कू हुए हैं पाकिस्तान में, 3 सक्सेसफुल अटेम्प्ट, जिनमें कि बाकायदा पाकिस्तान का जो मिलिट्री का प्रमुख रहा है उसने शासन किया है, और कई बार असफल अटेम्प्ट भी हुए हैं पाकिस्तान के इतिहास के अंदर। और आखिरी जो मिलिट्री शासक थे वो परवेज मुशर्रफ थे, जो फिलहाल एक तरीके से जेल में है, नजरबंद किए गए हैं वो एक जगह पर, और यह कहा जाएगा कि उनका भविष्य अब तमाम सवालों के दायरे में आ गया है। उस पहलू पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे लोगों की, पाकिस्तान के आवाम की। मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा शरण साहब, एक शख्स का जो वोटर है और जिसके बारे में अभी मैं पढ़ रहा था वेबसाइट पर, उसने ये कहा था कि मुझे बम से मरना मंजूर है लेकिन 5 साल तक हर रोज मरना मंजूर नहीं है। इसमें उसका लोकतंत्र के प्रति कमिटमेंट दिखता है, और साथ ही साथ यह भी वो शायद संदेश देना चाहता है कि मिलिट्री और मिलिटेंट दोनों से वो तौबा करना चाहता है। देखिए, ये पाकिस्तान के संदर्भ में तो है ही, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे देश के लोग भी इससे शिक्षा लें और वोट करने के लिए निकले, क्योंकि आप बाद में अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, आप अपने दोस्तों के बीच में बैठ के कहते हैं कि ये सरकार काम नहीं करती, ये निकम्मे, ये चोर हैं, ये है, वो है, लेकिन जब तक आप निकल के वोट नहीं करेंगे, चाहे वो किसी के फेवर में हो, या जिस तरह अन्ना हजारे कहते हैं कि आप रिजेक्शन भी कीजिए, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी में रिजेक्शन अलाउड है अब, तो आप रिजेक्शन भी कीजिए, लेकिन कुछ जाके अपना जो हक है वो जताइए। वो जताने से ही, अभी देखिए वर्ल्ड को पाकिस्तानी जनता ने बहुत बड़ा एक मैसेज दिया है कि दे वांट डेमोक्रेसी, उनको अभी भी डेमोक्रेसी में विश्वास है। ठीक है,
उनकी जो पिछली सरकार रही है वो कई सारी कंट्रोवर्सीज में डूबी हुई थी, लेकिन फिर भी किसी तरह उन्होंने 5 साल निकाला है। और इस बार भी अब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ रही है जिसको ऑलमोस्ट पाकिस्तान जनता ने इलेक्ट किया है, और उनको, मुझे लगता है कि उनको अपने ऊपर पूरे, उनकी अपनी पार्टी को ही पूरा इतने सीटें आ जाएंगे कि वो सरकार बना पाए, जो उनके लिए भी अच्छा होगा और उस देश के लिए भी अच्छा होगा, उनकी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब ने यही बात कही थी जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए थे, परिणाम धीरे धीरे आने शुरू हुए थे, रुझान आने शुरू हुए थे। उन्होंने यही कहा था कि मैं दुआ करता हूं कि जनता ने मुझे इतना वोट दिया हो कि मैं अपने बूते सरकार बना पाऊं और मुझे किसी एक अस्थिर कोलिशन का सामना ना करना पड़े, उसका नेतृत्व ना करना पड़े। पाकिस्तान में यानी कि नवाज शरीफ अपनी मुश्किलात को समझ रहे हैं। अगर वो एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे तो वो जानते हैं कि इतनी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ेगा, और मैसेज फिर क्या जनता के बीच जाएगा अगर सरकार परफॉर्म नहीं कर पाती है, और किस तरीके से उस मैसेज को मिलिट्री ट्रांसलेट करेगी जनता के बीच में ही, किस तरीके से मिलिट्री उसको प्रदर्शित करेगी, उसको इंटरप्रिटेशन उसकी की जाएगी, इस बात से वो बखूबी वाकिफ हैं। बहरहाल इस बीच हम सुन लेते हैं नवाज शरीफ ने क्या कहा है इन तमाम रिजल्ट्स के सामने आने के बाद। And the people have shown their confidence in us. They've expressed their confidence in us. And they know that we have changed this country in the past. We've done it. We've shown it to the people of this country, and we will do it in the future as well. My good wishes to the people of India, and please tell them that we are interested in strengthening our relationship. तो आपने सुना नवाज शरीफ को, वो उत्साहित तो हैं रिजल्ट्स को लेकर, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो चुनाव परिणाम फिलहाल अब तक सामने आए हैं और जो रुझान बाकी बचे हुए नतीजों पर मिल रहे हैं, उनके मद्देनजर वो ये कह सकते हैं कि जनता ने उनमें विश्वास जताया है। एक तरीके से विश्वास से भरे हुए नवाज शरीफ यहां पर नजर आ रहे हैं। 1999 में उन्हीं का तख्ता पलट करके मुशर्रफ ने पाकिस्तान में अपनी सत्ता काबिज की थी, और आज वही मुशर्रफ अर्श से सीधे फर्श पर आ गए हैं, और नवाज शरीफ अब फर्श से अर्श पर चले गए हैं। इन दोनों के बीच के समीकरणों की भी हम बात करेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
तो पाकिस्तान के चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी ने डंका बजाया हुआ है और माना यह जा रहा है कि न केवल वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है बल्कि धीरे धीरे बहुमत के करीब भी पहुंच रही है। अब देखना यह है कि क्या अपने बूते वो सरकार बना पाते हैं या फिर गठबंधन का नेतृत्व वो करेंगे, गठबंधन सरकार का नेतृत्व वो करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान के चुनाव पर भारत की भी नजर लगी हुई थी। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि अगर पाकिस्तान में नवाज की सरकार आती है तो भारत पाक रिश्तों में सुधार आएगा। नवाज शरीफ जी से संबंध रहे हैं हम लोगों के, हमारी सरकार के और भारत के संबंध रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की ओर से उनको बधाई का संदेश जाएगा और उम्मीद तो हम यही करेंगे जो वो कहते रहे हैं। अगर वही दिशा रही पाकिस्तान सरकार की तो उम्मीद तो हम ये करेंगे कि हालात जो हैं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और पाकिस्तान चुनाव पर नवाज शरीफ लगातार जो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं उस पर बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि शांति हो, सौहार्द हो और पड़ोस से रिश्ते बेहतर हों। खुशी की बात है कि ये बहुत वर्षों के बाद लोग दोबारा लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार पाकिस्तान में बनने जा रही है। अब नई सरकार आने दीजिए, उसका क्या स्टैंड होता है, किस तरह का एक्शन होता है, ये देखना होगा। लेकिन हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि कम से कम डेमोक्रेटिक तरीके से एक सरकार दोबारा चुनी गई। और अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान चुनाव नतीजों पर पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की प्रतिक्रिया। उनकी अंदरूनी हालत है उस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। उनकी इकोनॉमी का क्या हाल है, टेररिस्ट क्या हाल है, आतंकवादी इतना पड़े हुए हैं, फिर फौज से रिश्ते कैसे रहते हैं। एक उनके जो कमांडर इन चीफ हैं जनरल कयानी, वो अपनी वोट डालने गए और सारे टेलीविजन दिखाया, तो इससे ये सिग्नल गया कि भाई फौज भी चाहती है कि यहाँ डेमोक्रेसी जड़ पकड़े। और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार JR शरण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरण साहब, अब सवाल मेरा आपसे ये है, जो तमाम लोगों के जहन में उठ रहा होगा जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं और जो स्टूडेंट है अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के, सवाल ये कि अब मुशर्रफ का क्या होगा? देखिए, मुशर्रफ पॉलिटिक्स में यही होता है, हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में भी आप देखिए कि दुश्मन कब दोस्त बन जाते हैं। शायद मुशर्रफ साहब भी जेल में बैठ के यही सोच रहे होंगे कि काश मेरे साथ कुछ अच्छा बर्ताव किया जाए, क्योंकि अगर पुराने जो बातें थी उन पे देखा जाए तो शरीफ साहब को उन्होंने ही हटाया था जी, और हटाने के बाद शरीफ साहब जनरली उनको देश छोड़ना पड़ा था। ये तो अभी इधर आए हैं इलेक्शन के पहले और इन्होंने इतना अपना जो पुराना इनका एक पॉपुलरिज्म उस पर उन्होंने शुरू किया वेस्ट पंजाब से और अपने पार्टी को इतना अच्छा डेवलप किया कि वो अब सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मुशर्रफ साहब को मुझे लगता है, जहां तक जो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का ट्रेंड रहा है, कि इलेक्शन के बाद वो सरकार के साथ कोई न डील करेंगे और वो चाहेंगे कि उनको बाहर भेज दिया जाए किसी फॉरेन कंट्री में। बेसिकली ये लोग यूके या यूएसए में जाके रहते हैं तो वहीं चले जाएंगे, वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। और ये इनकी कहीं इमेच्योरिटी भी दिख रही थी कि इतने आप देश में दुश्मन पाल रखे, उसके बाद आप देश वापस जाना चाहते हैं। क्या सोच के मुशर्रफ साहब गए थे, ये तो वही बता पाएंगे जी। और यहां पर एक सवाल लगातार, जब से मुशर्रफ साहब की वापसी पाकिस्तान में हुई थी, सवाल लगातार उठता रहा कि आखिर वो क्या सोचकर आए हैं और क्या किसी विदेशी मित्र के कहने पर, उनकी सलाह पर या फिर उनकी मध्यस्थता के कारण वो पाकिस्तान की जमीन पर कदम रख पाए हैं, सवाल ये भी है। और जब भी पाकिस्तान के किसी नेता या फिर किसी शासक के बाहर निर्वासित होने की बात आती है तो अक्सर उसमें विदेशी ताकतों का, खासकर अमेरिका का इंटरेस्ट देखा जाता है, उनका दखल देखा जाता है। जहां तक नवाज शरीफ की बात है तो अब ये कहा जाता है, उस समय में जो कि क्लिंटन के शासनकाल में विदेश मंत्री रहे, उनका भी पिछले दिनों एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मुशर्रफ साहब के इरादे तो बेहद खतरनाक थे नवाज शरीफ को लेकर और क्लिंटन की दखलंदाजी के बाद ही वो वहां से सुरक्षित निकल पाए। तो क्या आपको लगता है कि मुशर्रफ को लेकर भी वो एक्टिविज्म ऐसे देशों की तरफ से देखने को मिल सकता है? ये पाकिस्तान में अमेरिकन दबाव तो चलता है और पाकिस्तान इज टिल्टेड टुवर्ड्स अमेरिका, ये कहने में भी कोई वो नहीं है, गलत नहीं होगा। लेकिन एक इंसानियत भी कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि अगर मुशर्रफ साहब देश छोड़ने को तैयार हो जाएं तो उनको ज्यादा कुछ नहीं करके उनको विदेश भेज दिया जाएगा। जी।
बहुत शुक्रिया शरण जी, हमसे तमाम पहलुओं पर ये बातचीत करने के लिए, तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए। तो नतीजे अभी भी आ रहे हैं, पूरे नतीजे अभी तक पाकिस्तान चुनाव के नहीं आ पाए हैं, लेकिन जैसे जैसे तस्वीर साफ होगी तो माना यही जा रहा है कि मुशर्रफ बहुमत के करीब पहुंच जाएंगे या फिर हो सकता है अपने बूते ही वो बहुमत हासिल कर लें। तो ये तो बात हुई पाकिस्तान की, और इस बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है लखनऊ में एसपी समाजवादी पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है, ब्राह्मण सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में एसपी ने बीएसपी पर निशाना साधा है। बीएसपी ने ब्राह्मणों को बेचने का काम किया है, ये कहा गया है, और सतीश चंद्र मिश्र ने बेहोश होने का नाटक किया था। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। बीएसपी ने हरिजन एक्ट का दुरुपयोग किया है, ये आरोप भी समाजवादी पार्टी की तरफ से इस सम्मेलन में लगाया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ में आज ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी का यह ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें ये तमाम आरोप बीएसपी पर लगाए गए और निशाना सीधे तरीके से समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी पर साधा है। निशाना यह साधा गया कि बीएसपी ने ब्राह्मणों को बेचने का काम किया है, ये आरोप लगाया गया। और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया गया कि सतीश चंद्र मिश्र ने बेहोश होने का नाटक किया था, बीएसपी ने हरिजन एक्ट का दुरुपयोग किया है। ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं, आरोपों की बौछार की गई है बीएसपी पर समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि समाज के तमाम तबकों को साधने की कोशिश शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भले ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है, लेकिन सरकार का जो प्रदर्शन रहा है उसको लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं विरोधियों की तरफ से भी, और जनता भी तमाम सवाल करती रही है। और इस बीच अब कोशिश ये है कि 2014 लोकसभा चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे, उसके लिहाज से तमाम वर्गों को, समाज के तमाम वर्गों को, तमाम जातियों को साधने की कोशिश के तहत माना जा रहा है कि ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन में समाजवादी पार्टी ने तीखा हमला बोला है बीएसपी पर। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाए।